हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। तो देखो, ये चैप्टर हमारे 11th क्लास का है, ठीक है। सेल बायो के बाद में ये सेल डिवीज़न वाला चैप्टर है, ठीक है। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि वाई ए सेल डिवाइड, ठीक है। सेल डिवीज़न वाला चैप्टर है, तो इसमें देखते हैं वाई ए सेल डिवाइड। तो सेल डिवाइड ही क्यों करती है, ठीक है। मतलब क्या रीज़न है कि सेल को डिवीज़न करना पड़ता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो टू मेंटेन इट्स फिगर, क्या ये अपना फिगर मेंटेन करने के लिए डिवाइड करती है, हैं, ठीक है। तो देखो, सेल होती है ना, वो अपना कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अब वो मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड करती है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के रेशियो को मेंटेन करने के लिए। अब आप कहोगे सर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है। तो देखो, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। देखो, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो देखो, सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हम एक सेल के अंदर न्यूक्लियस की कितनी वॉल्यूम है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखो, सेल डिवाइड इसलिए करती है कि उसको अपना कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मेंटेन करने के लिए, जो कैरियोप्लाज्मिक रेशियो है ना या इंडेक्स है, उसको मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखो, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे ये छोटी सेल है, इसकी साइज़ स्मॉल है ना, इसके न्यूक्लियस की साइज़ इतनी बड़ी है। तो देखो, इसका जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है ना, वो हाई है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस की साइज़ है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इसकी जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम है ना, वो देखो इसमें ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है, ठीक है। इसको आप थोड़ा छोटा कर लो चाहे न्यूक्लियस को, एक ही बात है, ठीक है, इतना बड़ा कर लो चाहे। अब देखो, ये रेशियो है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ये इसमें हाई है, स्मॉल साइज़ में। फिर क्या हुआ, हमने खाना खाया, सेल तक गया, सेल ग्रो हुई, ठीक है। अब देखो, सेल की ग्रोथ होगी ना, उसके बाद क्या होगा, सेल बड़ी हो जाएगी, तो इसका जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है ना, वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब वो कम क्यों होगा, क्योंकि देखो देखो, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, एक सेल है, ठीक है। अब इसका ये इतना बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल स्मॉल साइज सेल होगी, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल सेल है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये सेल ग्रोथ की सेल ने, ठीक है, क्या की, सेल ने ग्रोथ की, ठीक है, सेल ने ग्रोथ की। अब देखो, इसका जो न्यूक्लियस है ना, उसकी साइज होती है। तो देखो, अब हमारे पास कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो, इसमें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम का रेशियो देख लो आप, तो इसमें ये ज़्यादा आएगा ना एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ चुका है, ठीक है। ये किसका है, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम बढ़ चुकी है, सॉरी। तो देखो, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम बढ़ गई ना यहाँ पे, तो ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम हो जाएगा ना इस केस में। तो देखो, ये सेल थी नॉर्मल, इसने ग्रोथ की, पहले इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई था, फिर इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लो हो गया, ठीक है। तो इस लो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को वापस हाई बनाने के लिए सेल क्या करेगी, ठीक है। देखो, ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लो हो गया। अब देखो, ये सेल क्या करेगी, ये सेल रही। अब ये सेल डिवाइड करेगी ताकि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है वो मेंटेन रहे, ठीक है, ताकि बढ़ जाए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो क्या करेगी, लो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हो गया, तो उस लो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को बढ़ाने के लिए सेल डिवाइड करेगी, ठीक है। लो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को बढ़ाने के लिए सेल डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ये देखो, ये सेल डिवाइड हो गई। अब देखो, अब इसकी वो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स देखो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, तो लगभग इसके सेम आ गया ना। तो इसीलिए सेल डिवाइड करती है, किस लिए, क्योंकि उसको अपने कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की जो वो वैल्यू है ना, वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ठीक है। उसका जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या कैरियोप्लाज्मिक रेशियो है, वो उसको मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए सेल डिवाइड करती है, क्योंकि सेल पहले स्मॉल साइज रहती है, फिर वो ग्रो करके बड़ी होती है, ठीक है। तो उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लो हो जाएगा, तो उसको बढ़ाने के लिए फिर वो डिवाइड करेगी, ठीक है। तो दे डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल, क्यों, नाउ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, सरफेस एरिया वाला, क्योंकि मैंने आपको देखो ये भी फॉर्मूला लिखाया था, जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है यार, इसका फॉर्मूला तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो, इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये देखो, सेल होगी, स्मॉल साइज़ की सेल होगी, ये हम मानते हैं कि ये क्यूबिक सेल है, ठीक है, क्यूब लाइक सेल है, ठीक है। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई,
और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी जो लेंथ है ना, ये वाली 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो अब इसकी हम सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम निकालते हैं, मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। ये देखो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का रेशियो निकालते हैं, तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, तो ठीक है सरफेस एरिया देखो इसका 6 × 1 स्क्वायर, ठीक है, 6 साइड होगी, और अपॉन वॉल्यूम हमने इसकी ये साइड का 1 लिए, तो वॉल्यूम क्यूब A क्यूब होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका ये कितना आया 6:1 आया ना, ठीक है, ये कितना आया 6:1 आया। हाँ, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के फॉर्मूले हमने वॉल्यूम पुट की। अब देखो हम इस सेल की साइज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसकी साइज़ बढ़ा दी हमने, और सेल होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, या 6 सेंटीमीटर होगी, सॉरी 10 सेंटीमीटर होगी। तो देखो अब देखो ये देखो 6 साइड है इसकी, 6 × 10 स्क्वायर, ये कितना हो गया 600 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, अपॉन ये A क्यूब, तो ये 000 हो गया। तो देखो इसको सोल्व किया तो क्या हुआ 6/10 आ गया ना, ये दो जीरो कट गए, तो 6/10 आ गया। पहले रेशियो था 6:1, पहले था 6/1, अब हो गया 6/10। तो देखो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम हो गया ना इसका, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम बढ़ गई, सेल बड़ी होगी तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लो हो गया। अब इस लो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए सेल डिवाइड करेगी, ठीक है। समझ आ गया सेल डिवाइड क्यों करती है, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस फॉलो सर्टेन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कॉल्ड लाइफ साइकिल, लाइफ लाइक दैट सेल ऑल्सो फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कॉल्ड सेल साइकिल। तो देखो जैसे हम जीते हैं तो हम कुछ सीक्वेंस प्ले करते हैं, जैसे हम छोटे थे, ठीक है, फिर हम मैच्योर हुए, फिर हम बूढ़े हुए, ठीक है। तो ये हमारी लाइफ में साइकिल चलती है, ठीक है, ये क्या होती है लाइफ साइकिल होगी, ठीक है। तो ऐसे ही सेल्स के अंदर भी चलती है। तो ये हमारा क्या हो गया लाइफ साइकिल हो गई ना, जैसे हम रिप्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़, ठीक है, सेनेसेंस फेज़, ठीक है। तो उसी तरह सेल के अंदर होता है, ठीक है, सेल के अंदर होता है सेल साइकिल। जो ये इवेंट्स होती है उसको बोलते हैं सेल साइकिल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सेल साइकिल। तो देखो सेल इज़ मेनली है 3 इवेंट्स, तो सेल के पास मेनली 3 इवेंट होती है। सेल साइकिल इज़ मेनली है 3 इवेंट्स, ठीक है, सेल साइकिल में 3 इवेंट होती है। पहली इवेंट क्या होती है जीनोम डुप्लीकेशन, ठीक है, जो सेल का है वो जेनेटिक मटेरियल या DNA कह सकते हैं हम, वो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है, टेक प्लेस इन सर्टेन स्टेज ऑफ सेल साइकिल, ये किसी भी स्टेज में हो जाएगा, ठीक है। हमें देखना इसके 3 मेनली जो इवेंट्स होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो क्या होगा पहला DNA रेप्लिकेशन या जीनोम डुप्लीकेशन, फिर सेकंड आता है इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ अदर सेलुलर पार्ट सेल ग्रोथ, ठीक है, ठीक है, ये भी किसी पार्ट में होती होगी, ठीक है, टेक प्लेस इन 4th स्टेज, ठीक है। कौन सी 4th स्टेज होती है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो देखो पहले डुप्लीकेशन, फिर अमाउंट इंक्रीज करना सेलुलर पार्ट्स का, फिर टू डिवाइड अबव इनटू 2 इक्वल पार्ट्स और डिवीजन, फिर थर्ड इवेंट में क्या होता है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो पहले वो अपना जीनोम डुप्लीकेट करती है, अपने सेलुलर पार्ट्स को मेंटेन करके ग्रोथ करती है, उनको बढ़ाती है, फिर क्या वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो देखो आप नोट करके पहले एक बात लिख लेना, सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड इवेंट विच टेक प्लेस अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो देखो ऐसे नहीं होती सेल साइकिल, ये एक जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होती है, एक सीक्वेंस है, हमारे न्यूक्लियस से मैसेज आएगा ये करना वो करना, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये जेनेटिक कंट्रोल होती है, ठीक है, सेल डिवीजन है ना, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो देखो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, उसमें DNA से पहले DNA से mRNA बनता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा शायद, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा। जब DNA से mRNA बनता है ना, ये DNA न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस DNA को कोड करके ये mRNA बन जाएगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। फिर ये जो बाहर सेल है ना यहाँ पर, अब ये mRNA बाहर आएगा न्यूक्लियस से, ठीक है। अब ये mRNA बाहर आके प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो पहले जो mRNA बनाया ना DNA से, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये mRNA बाहर आया और इस mRNA से प्रोटीन बनेगा, इसके ऊपर प्रोटीन बनाने के कोड दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये mRNA प्रोटीन बनाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, ठीक है। अब प्रोटीन देखो, प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं, हमें सेल डिवीज़न वाले चैप्टर में जो प्रोटीन देख लें वो बोले। देखो साइक्लिन्स होते हैं और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है, इसको CDKs भी बोलते हैं। तो देखो
इस चैप्टर में हमें मेनली इन 2 प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। तो एक होता है एस साइक्लिन, एक होता है एम साइक्लिन, ठीक है। तो ये साइक्लिन्स प्रोटीन होते हैं, इनका क्या काम क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइक्लिन्स प्रोटीन। तो दे अरेस्ट सेल एट सर्टेन पॉइंट, चेक पॉइंट, ठीक है। तो ये साइक्लिन्स प्रोटीन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो सेल साइकिल की जो प्रोसेस है ना उसको किसी पॉइंट पे ये अरेस्ट रोक देते हैं, ठीक है। जैसे ये इवेंट्स में बंटी हुई है सेल साइकिल, ठीक है। तो किसी इवेंट्स पे ये इसको रोक देंगे, तो वो रोक के क्या बनाएंगे, वो चेक पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊँगा क्या होता है चेक पॉइंट डिटेल में, आप बस एक बार देख लो पहले। तो देखो ये दे अरेस्ट सेल एट सर्टेन पॉइंट, किसी पॉइंट पे ये सेल को रोक देंगे। चेक पॉइंट जो बोलते हैं ये किस किस के बीच में आएगा, G1S के बीच में, G2M के बीच में, मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। फिर देखो CDKs क्या होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो ये भी 2 टाइप का होता है, जैसे ये एस साइक्लिन, एम साइक्लिन, ये एस CDKs और एम CDKs, ठीक है। दे रिमूव साइक्लिन बाय देयर फॉस्फोराइलेशन। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे चेक पॉइंट आया था ना, ये एस साइक्लिन एम साइक्लिन ने चेक पॉइंट के लिए रोक दिया था ना, इवेंट को रोका, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उस साइक्लिन को हटा देंगे ताकि सेल जो डिवीज़न की वो प्रोसेस है वो आगे चलती रहे, ठीक है, चलती रहे, ठीक है। अब देखो फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल के कितने फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं, ठीक है। अब देखो सेल साइकिल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है वो देखते हैं। देखो तो सबसे पहले 2 फेज में डिवाइड है सेल साइकिल, ठीक है। फर्स्ट फेज होता है उसको बोलते हैं हमें इंटरफेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंटरफेज, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, G1S और G2, ठीक है। फिर दूसरा होता है एम फेज, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एम फेज, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, एक न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये कैरियोकाइनेसिस। फिर साइटोकाइनेसिस, इसमें क्या होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेल डिवाइड करती है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये 2 फेज में होती है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को हम प्रिपेरेटरी फेज भी बोलते हैं, इसमें सेल प्रिपेयर होती है, डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर होती है, ठीक है। तो ये जो सेल साइकिल का ये मोर देन 95% होता है, ठीक है। सेल साइकिल का जो टाइम है ना, सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, ठीक है। इसमें 95% से ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिपरेटरी फेज होता है, या इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इसके अंदर सेल प्रिपेयर होती है, डिवाइड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती रहती है। और एम फेज के अंदर एक्चुअल डिवीज़न होता है, इसके अंदर सेल डिवाइड कर जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रिपरेटरी फेज है और ये एम फेज है, इसको हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो इंटरफेज है ना, ये सेल साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई, मान लो ये यहाँ से लेके ये पूरा राउंड, और ये जो यहाँ तक का पार्ट है ना, ये पूरा इंटरफेज है, और ये इतना सा पार्ट है, ये है एम फेज, ठीक है। तो ये इंटरफेज ये यहाँ से शुरू होके फिर इसे यहाँ तक आके यहाँ वाला पार्ट, और फिर ये वाला छोटा वाला पार्ट एम फेज हो गया, ठीक है। अब देखो इंटरफेज को हम फिर डिवाइड करते हैं G1S और G2 के अंदर, ठीक है, ठीक है। यहाँ से सॉरी वो साइटोकाइनेसिस, ठीक है, यहाँ से इसे ओके यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब देखो पहले हम G1 देखते हैं, ठीक है। तो देखो G1 क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट G1 हो गया। अब देखो इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स इतने रहते हैं, ठीक है। हमारे सेल्स के अंदर कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, 6 × 6 6.6 × 10⁹ हेप्लॉइड या डुप्लॉइड के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके जस्ट बाद में क्या होता है, एक जीनोट फेज आता है, ठीक है। इसके अंदर सेल्स क्या होती है, ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, आपको मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, इस चैप्टर का, ठीक है। तो एक बीच में आता है जीनोट फेज, उसके अंदर सेल का डिवीज़न रुक जाता है, ठीक है। सेल डिवाइड नहीं करती, रेस्टिंग फेज में चली जाती है, ठीक है, एक तरह से क्वोशंट फेज में चली जाती है, ठीक है। फिर इस फेज़ में क्या होगा, जीवन ही चल रहा है यहाँ तक, इसमें क्या होगा, एंजाइम्स बन जाएंगे, ज़्यादातर एंजाइम्स बन जाएंगे, एमिनो एसिड्स बन जाएंगी, एटीपी बन जाएगी। एटीपी क्यों चाहिए, एटीपी चेक पॉइंट्स को जो प्रोटीन से फॉस्फोराइलेशन उनके लिए चाहिए, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो देखो एंजाइम्स, डीएनएज, अमीनो एसिड और एटीपीज बन जाएगी, ठीक है। G1 के अंदर ये काम हो गया, ठीक है। फिर देखो एस फेज आता है, ये तीन पार्ट में डिवाइड किया था, G1, S और G2। तो देखो G1 हो गया। फिर देखो एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन। देखो इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स बन जाते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं, और इसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाती है, ठीक है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट एस फेज में कर जाती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एक चेक पॉइंट आया है, ठीक है, यहाँ पे ये जो चेक पॉइंट आया है इसको बोलते हैं G1S मेजर चेक पॉइंट, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, जो एस साइक्लिन है ना उसको रिमूव कर देता है सीडीकेज। तो एस साइक्लिन यहाँ पे मैंने बताया था आपको प्रोटीन बनता है, उस एस साइक्लिन को रिमूव कौन करता है, उस प्रोटीन को सीडीकेज रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है, फॉस्फोराइलेशन करके रिमूव करता है। तो उसके अंदर एक एटीपी का खर्चा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर देखो एस फेज़ कंप्लीट करने के बाद सेल जाएगी G2 फेज़ में, क्योंकि इंटरफेज़ में क्या होता है G1S और G2। अब देखो सेल आ गई G2 फेज़ में, इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है, प्रूफ रीडिंग हो जाती है, जो बन गया है हमारा डीएनए वगैरह, ठीक है। तो ये G2 फेज़ हो गया, ठीक है। अब देखो अम फेज़ आता है, अम फेज़ को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो जो कैरियोकाइनेसिस है, अम फेज़ है ना, इसका जो पार्ट है कैरियोकाइनेसिस, उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। ये क्या है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, ठीक है। प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ याद कर लो, ठीक है। ये किसके पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस के। फिर साइटोकाइनेसिस, ये सब होने के बाद में सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिखाया इस चैप्टर का, ठीक है। अब हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम G1 पढ़ेंगे, ये G0 भी पढ़ेंगे, एस पढ़ेंगे, G2 पढ़ेंगे, फिर प्रोफेज़ पढ़ेंगे, मेटाफेज़ पढ़ेंगे, एनाफेज़ पढ़ेंगे, टीलोफेज़ पढ़ेंगे, फिर इसमें कितने टाइप के डिवीज़न होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको एक और थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, इसके और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की रेगुलेशन कैसे होती है, जैसे मैंने आपको चेक पॉइंट बताया, ठीक है। तो देखो वो चेक पॉइंट होते हैं, दो चेक पॉइंट होते हैं, एक G1S फेज़ और एक G2M फेज़, ठीक है। एक G1S फेज़, ठीक है, ये एस और G1 के बीच में आता है, और एक फिर ये G2 और M फेज़ के बीच में आता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, द मेटाफेज़ MCP इज़ प्रजेंट मेजर चेक पॉइंट, ठीक है। MCP क्या है, मेजर चेक पॉइंट। तो इन मेटाफेज़ मेजर चेक पॉइंट इज़ प्रजेंट विच अश्योर बाइंडिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसके ऊपर ये सेंट्रियल हो गया, तो इसके साइड में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है ना क्रोमोसोम के सेंट्रल के साइड में, इसको बोलते हैं हम काइनेटोकोर। इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, ठीक है, इसी को बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने, ठीक है। तो ये जो काइनेटोकोर की स्पिंडल फाइबर चिपक जाते हैं, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है स्पिंडल फाइबर, ठीक है, तो वो चिपक जाती है। तो मेजर चेक पॉइंट के इसके अंदर क्या होता है, मेटाफेज़ के अंदर प्रजेंट विच अश्योर्ड बाइंडिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर विथ काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर को काइनेटोकोर से जोड़ने के लिए अश्योर कर देता है ये, ठीक है। दिस चेक पॉइंट इज़ क्लियर बाय एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एपीसी एनाफेज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको सब सुना लगे, ठीक है, कि आपने सुना है पहले से। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है, इट वरी फ्रॉम सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आपको होगी सर कितना टाइम लगता है सेल को डिवीजन करने में, तो देखो बेटा ये हर सेल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी सेल है या वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो ये डिपेंड करती है। इट वरी फ्रॉम सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये अलग अलग सेल के लिए अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग हो सकता है, ठीक है। देखो इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल को अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। ईस्ट को देख लो 20 मिनट लगते हैं लगभग, ठीक है। ईस्ट नहीं, ईस्ट तो यूकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसको लगभग 20 मिनट लगते हैं, ठीक है, ठीक है। और वाइल यूकैरियोटिक ईस्ट सेल को 90 मिनट लगते हैं और यूकैरियोटिक ईस्ट सेल को 90 मिनट लगते हैं। तो देखो प्रोकैरियोटिक को 20 मिनट लगे और यूकैरियोटिक जो ईस्ट की जो सेल है उसको 90 मिनट लगे, और हमारी जो ह्यूमन की सेल है उसको 24 आवर लगते हैं, ठीक है, 24 घंटे लगते हैं, ठीक है, उसको लगते हैं 24 घंटे डिवाइड करने में, ठीक है। तो देखो इसका फेजेज ऑफ सेल साइकिल में हमने पढ़ा था इंटरफेज, इसी को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं या प्रिपरेटिव फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट फेज ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा फेज होता है, ये होता है लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज होता है। इट टेक अप्रोक्स 23 आवर, ठीक है। जो हमारी ह्यूमन सेल के अंदर क्या होता है 24 आवर की पूरी साइकिल होती है, तो 24 में से 23 तो इसी में लग जाते हैं, ठीक है। तो ये 95% से ज़्यादा का ड्यूरेशन रखता है, ठीक है। इसको 95% से ज़्यादा टाइम लग जाता है रेस्टिंग इंटरफेज या रेस्टिंग फेज में या प्रिपरेटिव फेज, ठीक है, एक ही नाम है तीनों का, ठीक है। इट इज़ ए गैप बिटवीन 2 एम फेज सो कॉल्ड एज इंटरफेज। तो देखो ये 2 एम फेज के बीच का गैप है, बताऊँ देखो कैसे, देखो ये एम फेज आ गया ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक एम फेज आ गया, तो इंटरफेज क्या है, ये एक एम फेज, ये दूसरा एम फेज, तो 2 एम फेज के बीच का जो बीच में आता है ना सेल 2 एम फेज के बीच में, तो इसको बोलते हैं इंटरफेज, क्योंकि ये एम फेज के बीच में आ रहा है। ऐसे देखो ये ऐसे गया एम फेज आया, फिर इंटरफेज आ गया, फिर ये एम फेज आया, इंटरफेज आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 2 एम फेज के बीच में आता है, ठीक है।
इट इज़ द गैप बिटवीन टू एम फेज, सो इट्स कॉल्ड इंटरफेज। ये दो एम फेज के गैप के बीच में आता है, ठीक है। सेल इज़ हाईली एक्टिव इन टर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब देखो ये रेस्टिंग फेज बोलते हैं, लेकिन सेल मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होती है, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक फंक्शन होते रहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक फंक्शन होते रहते हैं, ठीक है। रिएक्शंस होती रहती है इसके अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है। बट मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो देखो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखती नहीं है हमको, ठीक है। इसके ये सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है, इंटरफेस को, तो उसके अंदर क्या दिखता है हमें, ये सेल माइक्रोस्कोप के अंदर हमें दिखता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे सेल रेस्ट कर रही है। सो इट इज़ कॉल्ड रेस्टिंग फेज बिकॉज नो फिजिकल चेंजेस आर विजिबल इन दिस फेज। तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं इंटरफेस को, तो हमें दिखता है कि सेल है वो रेस्ट कर रही है, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। हालांकि सेल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती है इस फेज में, ठीक है। इंटरफेस डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। अब देखो इंटरफेस को हम 3 पार्ट में, मैंने आपको बताया था, G1, S और G2, ठीक है। तो G1 इसको जी फर्स्ट भी फेज भी बोलते हैं, या फिर इसको प्री एस का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ये पूरी सेल साइकिल हो गई, ठीक है। ये एम फेज हो गया, ये एम फेज हो गया, और ये पूरा इंटरफेज हो गया, ठीक है। इंटरफेज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ये G1 हो गया, ये S हो गया, और ये G2 हो गया, ठीक है। तो देखो G1 क्या होता है, प्री एस, सॉरी, तो एस से पहले आता है, इसको इसीलिए प्री एस बोलते हैं, ठीक है। प्रो एम, क्योंकि एम के बाद में आता है, देखो सेल तो साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, तो प्रो एम प्री ई है, और पोस्ट एम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो पोस्ट एम मतलब एम के बाद में आता है, ठीक है, इसलिए पोस्ट एम प्री एस से पहले आता है। तो इसके और भी नाम होते हैं, ठीक है ऐसे। तो इसको ये G1 फेज होता है प्री एस या पोस्ट एम। इट इज़ द लार्जेस्ट फेज ऑफ सेल, इट इज़ द लार्जेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। ये इंटरफेज का सबसे बड़ा, देखो इंटरफेज है वो खुद अपने आप में 95% से ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है। और इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, G1 फेज, ठीक है। इसके अंदर भी G1 फेज सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। देखो इंटरफेज में सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, G1 फेज, ठीक है। इट्स ड्यूरेशन इज़ वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल होती है हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल डिपेंड करती है। एग्जांपल, सेल विच इज़ फ्रिक्वेंटली डिवाइडिंग इन कल्चर मीडियम हैज शॉर्टर G1 देन ए नॉर्मल प्री परमानेंट सेल, ठीक है। जो सेल अभी भी जस्ट डिवाइड करने वाली है उसमें छोटा होता है, और जो परमानेंट सेल है उनमें बड़ा होता है G1 फेज, ठीक है। तो इन दिस फेज सेल मैक्सिमम प्रिपेयर फॉर सेल डिवीज़न, तो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर होती है इसके अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रिपरेशन का काम करती है सेल के, उसको डिवाइड होना है तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या क्या करना होगा, तो सबसे ज़्यादा काम सेल करती है G1 फेज के अंदर, ठीक है। क्या क्या करती है, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करती है, RNA बनाती है, प्रोटीन या एंजाइम बनाती है, एमिनो एसिड बनाती है, एनर्जी के लिए ATP बनाती है। मैंने आपको बताया था चेक पॉइंट के लिए चाहिए कि फॉस्फोराइलेशन के लिए चाहिए होगी, ठीक है। तो ATP बनाएगी, और नंबर ऑफ स्मॉल जो छोटी ऑर्गेनल्स है ना, स्मॉल ऑर्गेनल्स, उनका भी डिवीज़न करवा देगी, ठीक है। जैसे राइबोसोम वगैरह हो गया ना, उनका भी डिवीज़न करवा देगी, ठीक है। अब देखो सम टाइम सेल साइकिल इज सस्पेंड इन G1 फेज विच इज़ कॉल्ड G0 फेज या क्वेश्चन फेज। अब ये देखो 2019 में नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो G0 फेज क्या होता है, मैंने आपको बताया था, फिर से देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो G1 फेज के अंदर ही बीच में एक फेज आता है जिसको बोलते हैं G0 फेज, या इसी को बोलते हैं क्वेश्चन फेज, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन फेज, ठीक है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्वेश्चन फेज, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वेश्चन फेज, क्यों से लिख दिया मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन फेज होता है। इसमें क्या होती है, सेल डिवीज़न रोक देती है, यहाँ पे डिसाइड करती है सेल कि मुझे आगे डिवाइड करना है या नहीं करना, ठीक है। तो इस फेज़ को बोलते हैं हम क्वेश्चन फेज या G0 फेज, ठीक है। तो सम टाइम सेल साइकिल इज सस्पेंडेड इन G1 फेज विच इज़ कॉल्ड G0 फेज या क्वेश्चन फेज। इसको क्या बोलते हैं, G0 या क्वेश्चन फेज बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव बट इनएक्टिव इन टर्म ऑफ सेल डिवीज़न मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। तो देखो ये नहीं है कि G0 का मतलब कि सेल G0 में चली गई तो कुछ नहीं कर रही है। G0 में जाएगी तो प्रोटीन तो बनाएगी अभी भी सेल, बट सेल क्या करेगी, डिवाइड नहीं करेगी, बस सेल डिवाइड नहीं करेगी, ठीक है। ये किसका पार्ट है, G0, ये G1 का ही पार्ट है, ठीक है। इसी के अंदर G1 के अंदर ही ये G0 पार्ट आता है, जहाँ पे सेल डिसाइड करती है कि मुझे डिवाइड होना है आगे या नहीं होना, ठीक है। देखो इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव बट इनएक्टिव इन टर्म ऑफ सेल डिवीज़न, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक है, कैसे, जैसे प्रोटीन बनाती है, ठीक है, लेकिन बस डिवीज़न नहीं करती है, ठीक है। इन सम सेल G0 इज़ परमानेंट सो दे कैन नेवर डिवाइड।
अब देखो कुछ सेल्स होती है ना हमारी बॉडी की, उसके अंदर क्या होता है, जी नोट परमानेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए वो कभी डिवाइड ही नहीं करती है। जैसे नर्व सेल का कभी डिवीजन पढ़ाएगा आपने, नहीं पढ़ाना, क्योंकि नर्व सेल डिवाइड ही नहीं करती, वो जी नोट के अंदर चली जाती है परमानेंटली, इसलिए वो डिवाइड ही नहीं करती। जैसे मसल सेल्स हो गई, जैसे हमारी आरबीसी होती है, उसके अंदर क्या होता है, जब वो पहले इमेच्योर होती है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। फिर जब वो मैच्योर हो जाती है तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता, ठीक है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन के लिए हम जगह रखते हैं, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस के लिए जगह कम हो जाती है, तो हम न्यूक्लियस इसमें से अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये आरबीसी हो गई, मसल सेल हो गई, नर्व सेल हो गई, तो इनके अंदर सेल क्या होती है, परमानेंटली जी नोट में चली जाती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जी नोट फेज, ठीक है। और ये कौन से फेज में होती है, नर्व सेल जी नोट में होती है, ये भी जी नोट में, ये भी जी नोट में, ठीक है। अब देखो इन मैनी सेल्स जी नोट इज टेम्परेरी, मीन्स दिस सेल कैन फर्दर प्रोलिफरेट इफ दे आर टू डू सो। अब देखो कुछ सेल्स के अंदर क्या होती है, जो जी नोट होती है वो टेम्परेरी होता है, ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए, टेम्परेरी होता है जी नोट, ठीक है। ये सेल है वो कुछ टाइम के लिए जी नोट में चली जाती है, और जब इनको डिवाइड करने की ज़रूरत होती है ना, ठीक है, जब इनको लगता है प्रोलिफरेट इफ़ दे आर टू डू सो, ठीक है, तो जब इनको लगता है कि इनको डिवाइड होना है, तब ये डिवाइड हो जाती है। इस सेल का एग्जांपल क्या होता है, सोमेटिक सेल हो गया। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कैम्बियम, ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ ये सेकेंडरी कैम्बियम मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे वाले चैप्टर में। आप याद रख लो सोमेटिक सेल्स होती है, ठीक है, यह सेकेंडरी कैम्बियम की सेल होती है। देखो ये जी नोट है, ये जीवन है, मेरिस्मेटिक सेल है, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगी और जी नोट परमानेंट सेल के अंदर बदल जाएगी। तो ये परमानेंट सेल का मतलब क्या होता है, मतलब सेल जी नोट के अंदर चली गई है, ठीक है। कैसे जा सकती है, जीवन से डिफ्रेंशिएट होके या फिर डी डिफ्रेंशिएट होके, ठीक है। तो देखो एस फेज, तो इसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज। देखो हमने जीवन पढ़ लिया, इंटरफेज के 3 पार्ट होते हैं, जीवन, एस और G2। तो हमने जीवन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एस फेज, फिर इसके बाद पढ़ेंगे G2 फेज। तो देखो एस फेज में क्या होता है, एस फेज सिंथेटिक फेज या प्री G2 फेज या पोस्ट G1 फेज, ठीक है। आप देख लो इस डायग्राम से, ये देखो ये जीवन हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, फिर ये एस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये G2 हो गया, ये एम फेज हो गया। तो ये जो जीवन है, ये एस है और ये G2। तो देखो ये क्या होता है पोस्ट जीवन हो गया ना, देखो यहाँ पे, क्योंकि जीवन के बाद में आता है। और प्री G2 से पहला आता है, इसलिए प्री G2, ठीक है। तो प्री G2 पोस्ट जीवन या सिंथेटिक फेज, ठीक है। अब देखो रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का जो डीएनए वो रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। इसमें जो डीएनए ना, न्यूक्लियस का जो डीएनए वो रेप्लिकेट हो जाएगा, मीन्स ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल डबल वाइल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। देखो कैसे, जैसे हमारे सेल्स के अंदर ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इस एस फेज के अंदर क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो ये अपनी कॉपी बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इन्होंने अमाउंट ऑफ डीएनए तो डबल कर लिया, 1 से 2 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहा, ये एक ही तो क्रोमोसोम है, तो ये एक ही रहा ना। तो क्रोमोसोम को हम कैसे काउंट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से। तो देखो ये सेंट्रोमियर तो इसमें एक ही है ना, ठीक है। तो इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिमेन सेम होते हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाता है, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको बता दिया, मीन्स इफ़ क्रोमोसोम नंबर इज़ 2n, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2n है और अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है, तो जीवन के अंदर 2n है, इसके अंदर 2c है, तो एस के अंदर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 2n ही रहेगा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो 4c हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया, ठीक है, 4c हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। इसमें और क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको पहले एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। ये इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए देख लो, ये एक सेल है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस है, तो 2n, और ये 2c, मतलब इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है, वो 2c। अब देखो एस फेज में क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये तो सेम है, ये तो 2 ही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 2 ही है, बट इसके अंदर ये अमाउंट ऑफ डीएनए देखो ये क्या हो गया, इसने अपना डुप्लीकेशन बना लिया, इसने अपना डुप्लीकेशन बना लिया, तो 4c हो गया ना। और क्या होता है इसके अंदर, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन बनाता है। कौन से फेज में बनता है हिस्टोन प्रोटीन, ये बनता है एस फेज में। फिर सेंट्रल भी डुप्लीकेट करती है, यहाँ पे सेंट्रल का डुप्लीकेशन होता है। फिर देखो G2 फेज देखते हैं, ठीक है। देखो G2 फेज क्या होता है, ठीक है, इसको गैप सेकंड भी बोलते हैं, प्री एम या पोस्ट एस।
अब देखो कैसे प्री एम पोस्टस, देखो मैंने आपको बताया था ये सेल, ठीक है, इसका एम फेज छोटा सा होता है, फिर ये G1 फेज होता है, ये S फेज होता है, तो ये G1 हो गया, ये S हो गया, ये G2 हो गया, और फिर एक एम फेज आता है जिसके दो पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो देखो G1 फेज, S फेज, G2। अब ये क्या होता है पोस्ट S फेज, इसको क्या बोलते हैं पोस्ट S फेज, क्योंकि S के बाद में आता है। प्री एम फेज, ठीक है, क्योंकि एम से पहले आता है। तो सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन इसमें बनता है जो कि स्पिंडल फाइबर में काम आएगा बनाने में, ट्यूबुलिन प्रोटीन या फिर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनल, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनल्स होती है ना, जैसे प्लास्टिड हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो उनका डुप्लीकेशन होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, उनका डुप्लीकेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको नोट करके कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन ऑल फेजेज ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज के हर फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस है वो हर फेज में होगा, लेकिन वो मेनली जैसे स्टोन प्रोटीन बोले, ठीक है, नॉन स्टोन प्रोटीन बोले, तो वो आपको बता देगा, ठीक है, कि ये कौन से में होगा। तो मेनली जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना वो हर फेज में होता है, ठीक है, ऑल फेजेस ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज के सारे फेजेस में होता है। और जो नॉन स्टोन प्रोटीन कैन सिंथेसाइज इन एनी फेज ऑफ इंटरफेज, नॉन स्टोन प्रोटीन ना वो किसी भी फेज में बन सकता है, ये बात आप नोट करके लिख लेना। नॉन स्टोन प्रोटीन कैन सिंथेसाइज इन एनी फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज के कोई भी फेज में बन सकता है, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए कैन टेक इन एनी फेज। अब जो रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए, अब जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखो जैसे ये सेल हो गई, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसके अंदर जो डीएनए ना वो तो देखो डुप्लीकेट होगा एस फेज में, लेकिन बाहर ये जो प्लास्टिड वगैरह है इनके अंदर भी तो डीएनए ना, तो ये डीएनए कभी भी रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, ये डीएनए कभी भी रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल इंटरफेज इज एब्सेंट। अब देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, इंटरफेज ही नहीं होता, वो प्रायर टू फ्यूजन, ये बात नोट करके रखना। जो प्रोकैरियोट्स है ना, जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उनके अंदर इंटरफेज नहीं होता, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर इंटरफेज नहीं होता। इन माइटोसिस एंड मियोसिस इंटरफेज, माइटोसिस और मियोसिस के अंदर जो इंटरफेज होता है वो सेम होता है, ठीक है, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस के अंदर इंटरफेज होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो ये बात आप नोट करके रख लेना। अब ये चैप्टर मैं आपको आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।